12 कहाँ पे गई थी लाइट? -5 mMHg पे। ठीक है, प्लूरेसी इज रिलेटेड टू डिजीज। जब आपके प्लूरा वाले एरिया में जो मेम्ब्रेन एरिया है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाए और फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाए, उस वजह से उस सरफेस से जब ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है तो वहां पे एक पेन फील होता है। ठीक है, वो प्लूरेसी के सिम्टम्स में आता है। एंड एक मैंने वर्ड यहाँ पे बताया, हाइलस, हाइलम। हाइलम एंड हाइलस आर रिलेटेड टू द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ अ सर्टेन ऑर्गन। जैसे लंग्स में अगर सप्लाई यहाँ से जा रही है, यहीं से ब्लड की सप्लाई जा रही है, यहीं से ब्रोंकाई जा रहा है, यहीं से ब्लड की सप्लाई वापस आ रही है, यहीं से नर्वस नर्व से एंट्री कर रहे हैं, तो ये पूरी ये एरिया उसका लंग्स का क्या हुआ? हाइलस। ओके बेटा, क्लियर? ऐसी कंडीशन में एक पेन सा फील होगा क्योंकि वहां एबनॉर्मलिटी है, इन्फ्लेमेशन हो रखा है। नाउ एनसीईआरटी से देखेंगे अगला पॉइंट पूरा कंप्लीट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो गया, थोड़े से कैविटी हमें क्लियर है, प्लूरा मेम्ब्रेन हमें क्लियर है, प्लूरल कैविटी क्लियर है, पल्मोनरी कैविटी क्लियर है, थोरेसिक कैविटी, एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। नाउ हमें मैकेनिज्म कराना है, ऑक्सीजन और CO2 को डिफ्यूजन कराना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना है। ठीक है बच्चा, टू द पॉइंट देखेंगे, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड। अटेंटिव होके सुनो, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, और नहीं सुनोगे तो घूम जाओगे जो दोनों आगे के इमेज आने वाले हैं उन इमेज में और डेटा में। ठीक है, तो एकदम एक्यूरेटली कंसंट्रेट होके सुनो। एल्वोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलो पहले से क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द सेकेंडरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस? रिप्लाई फास्ट, सभी इसका रिप्लाई करोगे। सेकेंडरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा? बताओ, व्हाट आर द सेकेंडरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एक का टर्म दे दिया है एल्वोलाई, मतलब सबसे मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो एल्वोलाई से ही होता है। तो व्हाट आर द सेकेंडरी? सिंपल सी तो बात है बेटा, बताओ। ब्रोंकाई कैसे हो जाएगा बेटा? तुम लोगों को क्या हो जाता है? ध्यान से सुनो, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? इस इमेज में है ना कि कहाँ से कंडक्ट हो रहा है, कहाँ से एक्सचेंज हो रहा है। तो एल्वोलाई का नाम इसने दे दिया भाई, इसके अलावा यहाँ से तो एक्सचेंज स्टार्ट हो गया ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वोलर ड्रग, एंट्रियम, एल्वोलर सैक, ये सब जगह एक्सचेंज में रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी है तो बाकी सब सेकेंडरी होगा। मेन रोल है एल्वलाई का, जहाँ पे कैपिलरीज बहुत नियर बाय अरेंज्ड है, जो सरफेस है एरिया बना रहा है एक, वो उसके नियर वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी साइट लिखा है, तो हिडन है इसमें कि यू शुड नो द सेकेंडरी साइट्स। तो यही पेंसिल से सेकेंडरी साइट्स जो एक्सचेंज के लिए एल्वलाई के पहले का पूरा कंटेंट है वो सेकेंडरी साइट्स हो जाएंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। दो जगह हमें पता है, एक तो हमें लंग्स से ब्लड में डालना है ऑक्सीजन, एंड देन ब्लड से टिश्यू में डालना है। तो ब्लड से टिश्यू के बीच में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यहाँ पे भी एक्सचेंज होगा और यहाँ पे भी एक्सचेंज होगा। तो आपको मैकेनिज्म दोनों जगह की पढ़नी होगी, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, तो साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर कोई पूछता है मेन साइट ऑफ, तो वो कहाँ का है? ब्लड टू टिश्यू, मतलब लंग्स टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, एल्वोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। ये पूरे बॉडी के टिश्यूज हो जाएंगे, सब सब आ गया इसमें। क्लियर?
Oxygen and carbon dioxide are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on pressure concentration gradient. अब बेसिक्स क्लास जो पढ़ाती हूँ मैं, ये सारी चीजें आपको क्यों इतना बढ़िया से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह समझाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझाई कि क्यों, ताकि ये यहाँ पे फिजियोलॉजी पढ़ते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं बिल्कुल भी इस लाइन को एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, अपने आप समझो कि ये क्या कह रहा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज डिफ्यूजन के लिए मैंने बताया था, एक तो वो खुद जो डिफ्यूज हो रहा है, दूसरा वो किस सिस्टम में, किस एनवायरमेंट में डिफ्यूज हो रहा है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो गैस है, तो गैस जिस मीडियम में है, जिस ब्लड में है, जैसे तो ब्लड इज अ लिक्विड टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है, तो नाउ इट डिपेंड्स कि ऑक्सीजन कितना सॉल्युबल है, वो भी मैटर करता है, उतनी फास्ट वो डिफ्यूज कर जाएगा। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी आएगा ही आगे पॉइंट, जब आप CO2 और ऑक्सीजन में रिलेशनशिप देखोगे तो आपको समझ में आएगी चीजें। तो solubility of the gases as well as thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पूरा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। कायदे से तो मुझे यहाँ कुछ नहीं समझाना चाहिए और तुम लोग को ही सब बताना चाहिए, बट चलो अभी सुन लो फटाफट, क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन हो रहा है और ये एक पूरा प्रॉपर तरीके से डिफ्यूज होने के लिए मीडियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर जस्ट सपोज दिस पोर्शन इज एल्वोलाई एंड दिस पोर्शन इज ब्लड कैपिलरीज। क्लियर? और इसके इन बिटवीन आपको एक कंटेंट है दिया हुआ, जिसको आप बोल रहे थे टिश्यू सिस्टम पढ़ते वक्त आपने टर्म देखा था बेसमेंट मेम्ब्रेन, और वहां पे भी आया था, इसलिए एपिथेलियम एपिथेलियम आता है कि कहाँ पे सिंपल एपिथेलियम होगी, डिफ्यूजन वाली जगह पे कैसी एपिथेलियम बताई थी मैंने, वो सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट बहुत अच्छे से एकदम एकदम से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ होने क्या वाला है, मैम क्यों बोल रही है कि वो नहीं पता है। ठीक है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो अकॉर्डिंग टू प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा, जिधर प्रेशर हाई होगा और जिधर प्रेशर लो होगा, हाई टू लो गैस मूव कर जाएगी। और इतना तो आपको नॉर्मली पता होगा कि जब आप गैस इनहेल कर रहे हो तो इन्वायरमेंटल गैस प्योर ऑक्सीजन तो है नहीं, कितने परसेंटेज ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेरिक गैस में? हम्म 21%? कौन पढ़ाया तुमको? देखो कृषु का आंसर आ गया 21%। हाँ पृथ्वी करेक्ट है। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मिक्सचर है उसमें परसेंटेज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन का आप देखोगे तो दैट इज 21%। तो आप जब इनहेल कर रहे हो तो यहाँ आपके नोज के पास कोई फिल्टर नहीं लगा है कि वो उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, तो बोलने को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन इन CO2 आउट, लेकिन इन होते वक्त वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन आगे डिफ्यूज करेगी। तो इट शुड बी वेरी क्लियर। क्लियर है? देखो ध्यान से, तो ये जो डिफ्यूजन हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन है विदाउट यूजिंग एनर्जी, मतलब ये डिफ्यूजन के लिए कोई एनर्जी नहीं लगेगा। क्लियर? लंग्स को मूव कराने के लिए एनर्जी लगेगी, मसल्स मूव कर रही है वहां एनर्जी लगेगा, लेकिन इस डिफ्यूजन के प्रोसेस में एनर्जी नहीं लग रही है, दैट इज द सरफेस डिफ्यूजन। तो एक लेयर ये आएगी, बहुत थिन होनी चाहिए, एक लेयर ये वाली आएगी ब्लड वाली, ये भी थिन होनी चाहिए, और बीच में तो लिक्विड की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। एक इमेज होगा अभी दिखाते हैं। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैस कितना सॉल्युबल है उस मीडियम में जिसमें वो जा रहा है, तो उतने मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस वहां पे प्रेजेंट होंगे। सारे गैसेस लॉ पढ़ते वक्त ये चीजें ध्यान में रखना जो मैं बता रही हूँ, केमिस्ट्री के गैसेस लॉ यहाँ पे अप्लाई होंगे। Involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. तो सिंपली रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन कौन यहाँ पे कंट्रोल किया? कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट,
गैस की सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। इसी पैराग्राफ से मैं क्वेश्चन निकाल रही हूँ, ऑल आ जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। ठीक है। एंड जिस जिस मेम्ब्रेन से उसको डिफ्यूज होना है, उस मेम्ब्रेन की थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जैसे एल्वेलाई से डिफ्यूज होना है तो एल्वेलाई की थिकनेस डिसाइड करेगी। मैं अगर तुम्हें कह रही हूँ कि ये लंग्स है, लंग्स के इस पोर्शन में जस्ट सपोज अभी यहाँ पे डिफ्यूजन चल रहा है, और हम यहीं पे कह रहे हैं कि यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया है और इस पोर्शन में इतना तो पानी आ गया, तो अब बेटा ऑक्सीजन तो रह गई यहाँ। ऑक्सीजन को डिफ्यूज करने के लिए इस मेम्ब्रेन से, पूरा एल्वेलाई के पूरी मेम्ब्रेन से बाहर आने के पहले इस पानी से भी तैर के जाना पड़ रहा है। ठीक है। और ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी हाई नहीं होती है, ऑक्सीजन को कैरी हीमोग्लोबिन करता है, सॉलिबिलिटी हाई CO2 की होती है। तो मेरा पॉइंट समझो, जो हम बता रहे हैं कि ये सारे फैक्टर उसको बताएंगे कि हाँ कितना रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस चलेगा, ऑक्सीजन कितना डिफ्यूज होगा, CO2 कितना डिफ्यूज होगा, ऑक्सीजन किधर से किधर डिफ्यूज होगा एंड CO2 किधर से किधर डिफ्यूज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट। Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called the partial pressure. बताओ जरा, कुछ आइडिया है व्हाट इज पार्शियल प्रेशर एंड व्हाट इज एटमॉस्फेरिक गैस प्रेशर? थोड़ा बता दो भाई, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। पार्शियल प्रेशर समझ में आता है? पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? प्रेशर बाय रेस्ट ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर, अगर सब कंपोनेंट को ऐड कर दो तो टोटल प्रेशर मिलेगा। पार्शियल प्रेशर मतलब सब सारे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दे तो टोटल प्रेशर मिलेगा, ऐसा कह रहे हो ना? प्रेशर बाय रेस्ट ऑफ द गैसेस, पार्शियल मतलब एक कंपोनेंट है। यस बेटा, करेक्ट। ठीक है। जो आपकी गैस है दैट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। उस मिक्सचर ऑफ गैस में अगर आपने किसी पर्टिकुलर गैस का कंपोनेंट का उस कंपोनेंट का आपने प्रेशर फाइंड आउट कर दिया तो उसको आप बोलते हो पार्शियल प्रेशर। क्लियर। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से या स्मॉल पी से? लिखा हुआ है सामने, ध्यान रखना, स्मॉल पीसेस से डिनोट करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब PO2 ये जो लिखा है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड PCO2 जो लिखा है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है। तो मोर देन, हाँ करेक्ट है बेटा, मोर देन वन गैसेस एक मिक्सचर है, गैस इन अ मिक्सचर। उस गैस के मिक्सचर में एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर जितना उसने एक्सर्ट किया है, जैसे जस्ट सपोज कि आपका 100 प्रेशर है, 100 प्रेशर में कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का 20 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम होता है, क्या उसमें अज्यूम भी करने में अजीब लग रहा है, और समथिंग सी गैस का 30 हो गया, बी गैस का 25 हो गया। तो 20 A का, 30 C का एंड 25 B का, इस तरीके से वो उनका कंपोनेंट ऑफ गैसेस का प्रेशर हो जाएगा, उसी को आप पार्शियल प्रेशर कह रहे हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर, दीज टू में ऑक्सीजन और CO2, and the two sides of diffusion are given in table 17.1 and in figure 17.3। इसको समझना बहुत जरूरी है। दैट इज द वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ब्रीदिंग विद रिस्पेक्ट टू NCERT। क्लियर। आते हैं उस पे, चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। तो पाथ ध्यान में रखना, फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड टू टिश्यू, जो मैंने ऐसे लिखा था ना, लंग्स ब्लड टिश्यू।
तो लंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है एल्वोलाई, ब्लड एंड देन टिश्यू। ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है। और रिवर्स चलेगा CO2 के लिए कैसे होगा, टिश्यू, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वोलाई। ओके बच्चों, चलो अब देखते हैं टेबल को, देखते हैं फिर आएंगे यहाँ पे। पार्शियल सबको समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीजें नहीं भी समझ में आती है। चलो ये है आपका टेबल पॉइंट 1, 17.1 एंड ये रहेगा आपका 17.3। ये टेबल डायरेक्ट क्वेश्चन में आती है, कोई डेटा आपको मिस कर देगा और उस डेटा की वैल्यू आपसे पूछेगी। अब रटने बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, रट सकते हो, लेकिन पूरी 2 क्लास की एनसीईआरटी आपसे रटाएगी तो नहीं, तो समझ लो तो बड़े अच्छे से ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन तो समझ के ही पढ़ते हैं, समझ समझ के चलते हैं आगे। ठीक है, अब अगर हम कहें कि टोटल प्रेशर कितना होता है, वो तो किसी ने बताया नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760। ठीक है, गैसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 760। इसमें अगर आप ऑक्सीजन का निकालते हो, ऑक्सीजन हो गई 21% है, तो कितना आ जाएगा 21% इंटू 60, अप्रोक्सीमेटली 159 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर, इतना रहता है। अब देखो वही एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का सॉरी एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, दैट इज 21%। वो कैलकुलेट करोगे तो 159 वैल्यू आएगी। सिंपल कैलकुलेशन होता है, वही परसेंटेज निकालने वाला वही है, 0.21 इंटू 760 कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 159.6। ओके बच्चों, क्लियर है? परसेंटेज निकालना सबको आता है ना? उससे कैलकुलेट होगा तो 159 एटमॉस्फेरिक एयर में हो गया, मतलब जो आप इनहेल कर रहे थे उस एयर में ऑक्सीजन। अब अटेंटिव हो जाओ, ये कैलकुलेशन वगैरह एक साइड करते हैं, रब कर रही हूं मैं, क्लियर, रब कर दिया। अब एकदम अटेंटिव वे में इस टेबल को समझो। कौन कौन है एक बार देख लूं जरा क्लास में, ये तो ऑफलाइन देखते हैं फिर। ठीक है चलो, ठीक है। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में पहले रो में दिया है एंड सेकंड रो में CO2 के रिस्पेक्ट में दिया है। तो ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में। ये क्या है, partial pressure in mmHg of oxygen and carbon dioxide at different parts involved in diffusion in comparison to those in atmosphere। सिंपल सी बात, हर जगह पे जो भी उसका पार्शियल प्रेशर है उसको मेजर किया गया। तो एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159 हायर। ठीक है, आया लंग्स तक, लंग्स में पार्शियल प्रेशर कितना है 104, मतलब अभी लंग्स में कितना है, कम है इसके कंपैरेटिव में, दो को कंपेयर करेंगे। ठीक है, 159 से 104, तो किधर ग्रेडियंट मूव किधर करा रहा है, सिंपली डिफ्यूज फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वोलाई, हायर टू लो, तो दैट इज हाई एंड दिस इज लो। तो 159 से गैस मूव कर गई, ऑक्सीजन मूव कर गई 104 पार्शियल प्रेशर की तरफ। ओके, अब एल्वोलाई, अभी जो मैंने एक इमेज बनाई थी एल्वोलाई एंड कैपलरी, और बीच में एक इमेज और दिखाई देती हूँ पहले, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। दिस इज द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, कैसे बनती है, क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं वो बाद में बात करती है। ये एल्वोलाई की मेम्ब्रेन आ गई, ये कैपलरी की मेम्ब्रेन आ गई, ये वाली, एंड ये बीच में येलो कलर का आपको क्या दिख रहा है, बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो जब भी एयर को डिफ्यूज होना होगा तो एल्वोलाई की मेम्ब्रेन प्लस बेसमेंट, एल्वोलाई की मेम्ब्रेन कहाँ है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, बेसमेंट की बेसमेंट सब्सटेंस एंड देन एंडोथेलियल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इन तीनों को मिला के आप क्या बोलते हो, मतलब एल्वोलाई की मेम्ब्रेन प्लस बेसमेंट सब्सटेंस प्लस ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम, एपिथेलियम होगी ना, एपिथेलियम ऑफ ब्लड इज नोन, ब्लड कैपिलरी इज नोन एज एंडोथेलियम, पहले बताया हुआ है। ये तीनों मिलके बनाती हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो यहां से डिफ्यूज करना है। अब इधर तभी डिफ्यूज करेगा जब प्रेशर इधर हाई होगा और इधर प्रेशर लो होगा, वही बात है टेबल में, आ जाओ वापस। क्लियर, तो एल्वोलाई में कितना प्रेशर है 104, 104 से 159 से 104 की तरफ मूव कर गया। अब एल्वोलाई के पास जो ब्लड कैपिलरीज जा रही है उसमें पार्शियल प्रेशर कितना है 40, कौन हाई है,
कौन हाई है? फटाफट बताओ कौन सा हाई है? एल्वोलाई हाई है या ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हाई है? क्योंकि ऑक्सीजन उसमें मिक्स होना है बेटा, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी से आने वाला ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मतलब ऑक्सीजन तो हर जगह होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत लो होता है, उसको आप डीऑक्सीजनेटेड बोलते हो। तो ये लो है, अब ये हाई हो गया। इसके कंपैरिजन में ये हाई था, ये लो था। नाउ इनके कंपैरिजन में ये हाई है, ये लो है, ठीक है। एयर कहां से कहां मूव करेगी? एल्वेलाई टू deoxygenated blood which transport through the fine capillaries. ब्लड डी, ओके बेटा, ठीक है। यहाँ पे नाउ ब्लड में आ गया ऑक्सीजन तो ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड, तो वही ब्लड आपका क्या हो गया है? ऑक्सीजनेटेड, और पार्शियल प्रेशर उसका PO2 इंक्रीज हो गया, 40 से हो गया 95। क्लियर? अब टिश्यू के पास गए, टिश्यू के अंदर पार्शियल ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 40। नाउ कौन हाई है? ये तो एक्सचेंज हुआ, ठीक है, ये इसी का फॉर्म चेंज हुआ, इसलिए हम यहाँ पे कोई डिफ्यूजन की बात नहीं कर रहे हैं। समझो बात को, ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ऐड कर दिया, वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है और उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया है, इसलिए इन दोनों के बीच में हमने कोई कंपेयर नहीं किया। नाउ नेक्स्ट डिफ्यूजन, ब्लड और टिश्यू के बीच में जो है ना वहां पे कंपैरिजन कर देते हैं। टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर दिया है 40, ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड पार्शियल प्रेशर है 95। विच वन इज हायर? 95 इज हायर। विच वन इज लोअर? 40 इज लोअर। ब्लड ट्रांसफ्यू ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूज डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, सिंपल सी बात। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? ये हाई था, ये लो था, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर गया, ये लो है, ये हाई है, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर गया और ये बन गया। नाउ ये हाई है, ये लो है, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर गया। दैट इज द पाथ ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दैट डिफ्यूजन प्रोसेस। Everywhere there is a pressure gradient of partial pressure, and according to partial pressure of oxygen, the gases diffusion takes place from higher pressure to lower. एलम के अलावा किसी को समझ में आ नहीं रहा है ना? पिछले 4-5 रिप्लाई से देख रही हूँ सिर्फ एलम रिप्लाई कर रही है। इज इट क्लियर और नॉट? नहीं हो रहा है तो दोबारा पूछो। आयुष, फरेहा, इकरा, काश्मीरा, केतकी, मानवा, पृथ्वी, क्लियर हुआ? सिंपली ट्रांसपोर्टेशन याद करो बेटा। फरेहा, ट्रांसपोर्टेशन जब तक आप विदाउट एनर्जी यूजिंग सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन होगा। और दो जगह, दो पॉइंट में जो डिफरेंस है दैट इज द ग्रेडियंट। यहाँ पे ग्रेडियंट किसका है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम लोग देख रहे हैं। किसका ग्रेडियंट देख रहे हैं? किसका कंसंट्रेशन देख रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पहली रो में, जिसको डिनोट करेंगे PO2 से। क्लियर? हमेशा ग्रेडियंट सिंपल डिफ्यूजन है, दैट्स वाई फ्रॉम हाई टू लो चलेगा, हाई टू लो। हाई कहाँ है? पहले से स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन हाई है, एल्वोलाई के अंदर लो है, तो ऑक्सीजन ट्रेवल कर गया हाई टू लो। एटमॉस्फेयर से आपने इनहेल किया, ऑक्सीजन आ गई आपके लंग्स में। नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से पंप होके लंग्स में आया है ऑक्सीजन को लेने, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डाउन रहेगा, ठीक है। 40 इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होती है, तो कोई छोटी बचकानी हरकत मत करना कि इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन हर जगह है, क्लियर? ब्लड में हर पोर्शन में ऑक्सीजन, लेकिन कंसेंट्रेशन लो है। क्योंकि मैक्सिमम देखो, जैसे ये 95 हुआ ना, 95 से इधर चला गया, टिश्यू में चला गया, तो वो लो हो जाएगा। तो अभी समझो 104 है, क्लियर? ब्लड में 40 है तो हायर टू लो, यही हर जगह यही फॉलो हो रहा है, हायर टू लो, तो मूव करा दिया हमने हाई टू लो। एल्वोलाइज से ऑक्सीजन आ गया ब्लड के अंदर, जो ब्लड ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड था, जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम था। नाउ ब्लड बिकम
ऑक्सीजनेटेड, सेम ही ब्लड है, बस उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन की बात हमने नहीं की। नाउ ट्रेवल हो रहा है, ब्लड जा रहा है टिश्यू के पास, जिस भी टिश्यू, आंख को ब्लड चाहिए तो आंख के पास गया, नाक को चाहिए, कान को चाहिए, जहां पे भी चाहिए वहां पे टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर है 40 एंड ब्लड के अंदर ऑलरेडी पार्शियल प्रेशर हो रखा है 95। तो दिस इज हायर, दिस इज लो, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर जाएगा अपना हाई टू लो, ब्लड आ गया टिश्यू के अंदर, सॉरी ऑक्सीजन आ गया टिश्यू के अंदर, ठीक है। एंड टिश्यू के अंदर आते ही वो ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। इज इट क्लियर? अभी समझ में आया? वेरी गुड, चलो अब आगे देखते हैं। अब CO2 को देखना है, दूसरे रो की बात कर। दूसरे रो में CO2 का डिफ्यूजन है, तो CO2 के डिफ्यूजन के लिए हम किधर से किधर चले बताओ, एक कॉमन सी बात बताओ। CO2 के डिफ्यूजन के लिए हम ऐसे चले या ऐसे चले, मतलब A चले या B चले, किधर से मूवमेंट स्टार्ट करें? अरे बच्चे बहुत छोटी सी बात पूछी है, बी, है ना, राइट टू लेफ्ट, यस बेटा, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से CO2 को नहीं लेते हैं, दैट CO2 इज मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म में रिलीज होने वाली वेस्ट गैस है जिसको आपको एक्सेल करना है। ओके, नाउ देखो ध्यान से, दिस इज, अब टिश्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, 45, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑलरेडी ऑक्सीजन ट्रेवल हो गया है, तो उसका पार्शियल प्रेशर, वहां पे CO2 का प्रेशर आपको देखना है, वहां पे 40 है, तो हायर कहाँ है, 45 हायर है, ये लो है, CO2 ट्रेवल कर गई ब्लड के अंदर, क्लियर, CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक। ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड में ऑक्सीजन से ज्यादा CO2 का लेवल हो गया, ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड घूम रहा है, घूमते घूमते ब्लड आया एल्वोलाई के पास, एल्वोलाई के पास पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस देखते हैं, ये हायर है, ये लोअर है, ब्लड डिफ्यूज कर जाएगा 45 से 40 के साइड में, और एटमॉस्फेयर में तो बहुत ही जादू है, बहुत ही डिफरेंस है, 0.3 कहाँ पे आया हुआ है एटमॉस्फेरिक CO2, जब हमने C3 C4 कैंप प्लांट बताया था, वहां पे हम लोगों ने CO2 एज अ लिमिटिंग फैक्टर वगैरह देखा था, तब बात हुआ था, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर हो गया इसका 0.3, तो बड़े इजीली CO2 बाहर की तरफ डिफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ग्रेडियंट अच्छा खासा बना हुआ है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट वाला समझ में आ गया तो सेकंड अपने आप क्लियर हो जाएगा। टिश्यू में CO2 ज्यादा होगी, ऑक्सीजन में कम होगी, तो टिश्यू से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ, टिश्यू से ब्लड में आ गई CO2। नाउ ब्लड से एल्वोलाई, ब्लड पहुंचा एल्वोलाई के पास, लंग्स में पहुंचा, बाकी बीच में वो कहीं डिफ्यूज नहीं हुआ, लंग्स के पास पहुंचा, तो एल्वोलाई में CO2 का कंसेंट्रेशन दिखा कम, तो ब्लड अपने CO2 हायर से लोअर एल्वोलाई में मूव कर गई, और एल्वोलाई का कंसेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर CO2 का मच मच हायर है कंपैरेटिव टू एटमॉस्फेरिक, तो सिंपली फिर एक्सलेशन के प्रोसेस से CO2 रिलीज आउट हो जाएगी। इज इट क्लियर? CO2 वाला नहीं समझ रहा? सेम बेटा वही है, पार्शियल प्रेशर का ही गेम है, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे CO2 का देख रहे हैं, जैसे देखो ध्यान से फिर से, जैसे ऑक्सीजन वाले में हम ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव करा रहे थे, यहाँ CO2 के अकॉर्डिंग मूव कराएगा, और तुमने ही बोला फ्रॉम टिश्यू टू एटमॉस्फेयर हम मूव कराएंगे, बिकॉज दैट इज द मेटाबॉलिक वेस्ट गैसेस, इसको हम एटमॉस्फेयर से लेंगे नहीं, टॉक्सिक है ये हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले CO2 का हमने कंसेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर देखा कि टिश्यू में 45 है, और टिश्यू के पास कौन जाएगा, CO2 को कैरी करने के लिए कौन जा रहा है, ब्लड जाएगा, तो ब्लड के पास कंसेंट्रेशन लो है, CO2 यहाँ से डिफ्यूज हो गई, ट्रांसफर हो गई, तो ब्लड में आ गई, एंड ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन तो पहले से ही कम था, CO2 और ऐड हो गई, तो ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, ये CO2 का कंसेंट्रेशन है, ध्यान रखना है यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके।
वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लड को दिया, उसी में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और जिस भी ऑर्गन के अंदर ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड रहता है, उस ऑर्गन से बाहर निकलता है तो डीऑक्सीजनेटेड रहता है। ये अभी अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में हिपैटिक टाइम में भी बताया था। तो ऑक्सीजन इन किया, जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो CO2 को लेके निकलेगा। ओके बेटा, जो वेन्स में रहता है ब्लड आपके, ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर गया, ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वेलाई में कंपेयर करने में एल्वेलाई का प्रेशर लो है तो हाई टू लो एल्वेलाई, एंड एल्वेलाई और एटमॉस्फेरिक एयर मतलब नेजल पैसेज और पूरा जो बाहर से आपको एयर प्रेशर का ग्रेडियंट दिख रहा है उसमें एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत लो है, तो आप आराम से एक्सहेल कर सकते। तो सेकेंड वाला रो आपका एक्सेलेशन है, फर्स्ट वाला रो आपका इनहेलेशन, एंड उसमें इनहेलेशन के बाद डिफ्यूजन भी शामिल है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन है पूरा। क्लियर है बच्चा? हाँ, इमेज देख लेते हैं फटाफट, कॉन्सेप्ट यहाँ से भी समझ में आएगा। एटमॉस्फेयर है, एक वेसल दिया हुआ है, एल्वेलाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg लिखा है, ओके चलो ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg, मतलब यहाँ CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है। कौन डिफ्यूज कर जाएगा? ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगा, गया पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन पूरे बॉडी की इकलौती ऐसी वेन है, द ओनली वेन, the only vein which carries, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन वो वेन है, देखो मैंने बोला ऑर्गन से बाहर निकलती है वेन, आती है आर्टरी, तो लंग्स का काम है ऑक्सीजन ऐड करना, तो लंग्स के बाहर जो निकलेगी वो रहेगी तो वेन ही, लेकिन उसने ऑक्सीजन को ऐड किया है, दैट्स व्हाई पल्मोनरी वेन पूरी बॉडी की इकलौती ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जीके क्वेश्चन है। एंड देन ऑक्सीजन को आगे चलते हैं, अभी रेड वाले पोर्शन पे अपन कहाँ गया, हार्ट में लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्ट्रियम से, चलो अभी वो सब बाद में बात करेंगे। सिंपली आप देखो कि लेफ्ट पोर्शन में आया और लेफ्ट पोर्शन आपका जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर, तो इससे आपका सिस्टमिक आर्टरी निकली, एंड देन उससे पूरा ऑक्सीजनेटेड सप्लाई, अब यू कैन रिलेट इट विद सिस्टमिक मींस बॉडी, पूरे बॉडी को सप्लाई चलेगी, ठीक है बेटा। और इसी सिस्टमिक आर्टरी में एरोटा वाले पोर्शन से लंग्स को भी सप्लाई जाती है, ऑक्सीजनेटेड सप्लाई लंग्स को भी जाती है, लंग्स यहीं से ऑक्सीजन नहीं ले लेगा, लंग्स के टिश्यू यहाँ से ऑक्सीजन नहीं ले लेंगे, वो सप्लाई जो उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम सप्लाई देगी, पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, सॉरी ठीक है बताएंगे हम कब जाएगा कैसे जाएगा, अदरवाइज यही कंफ्यूज हो जाओगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करेंगे। सिंपल सी बात, जो ब्लड को अब यहाँ से हार्ट दे रहा है बॉडी की तरफ पंप कर रहा है उसमें ऑक्सीजन है, और हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में दिखाया पार्शियल प्रेशर 95 mmHg, क्लियर। 95 mmHg, यहाँ पे कितना दिया था, 95 पे दिया था, एल्वेलाई में 104, इसी डेटा को उसने इमेज के थ्रू समझाया, सेम है, ठीक है। तो 95 mmHg, एंड फिर ये हायर है, इधर ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो बॉडी टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं दिखता है क्या, ठीक है चलो यहाँ पे एज्यूम कर लो कि इससे कम होगा, तो कम होगा तो हायर टू लोअर ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगा, एंड CO2 यहाँ पे हाई होगा, जो टेबल में तुम्हें दिया हुआ है 45 एंड 40 ऑक्सीजन होगा, तो वो यहाँ पे लिख दिया 45 एंड 40, क्लियर। एंड 45 हायर है तो यहाँ से CO2 ट्रांसफर हो जाएगी और आ जाएगी सिस्टमिक वेन से, मतलब पूरे बॉडी के ऑर्गन के वेन से जो ब्लड आ रहा है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 45 mmHg है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 mmHg है, और ये हार्ट में गया, एंड हार्ट के बाद ये अगेन लंग्स में गया, इसी पार्शियल प्रेशर को मैनेज किया है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 45 mmHg है, यहाँ इसको मिल गया 40 mmHg, और जब 45 और 40 mmHg का हुआ तो डिफरेंस मिल गया 5 का, उस डिफरेंस की वजह से ये मूव कर जाएगा ब्लड कैपिलरीज से एल्वोलाई में, एंड एल्वोलाई में
ऑलरेडी अब फिर यहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.3 है, पार्शियल प्रेशर है CO2 का, तो इजिली ये बहुत मच मच लो है, तो एकदम यहाँ पे डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा एंड CO2 बाहर एक्सेल हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस और नो बेटा? इमेज समझ में आनी चाहिए एंड जिस तरीके से पल्मोनरी वेन के लिए बताया उसी तरीके से सिर्फ एक ही आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। सिर्फ एक ही वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो है पल्मोनरी वेन, मतलब लंग्स से सप्लाई लाने वाली एंड लंग्स को सप्लाई ले जाने वाली आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एंड देन अगेन अब यहाँ पे फिर वही कहानी है, ये रिपीट होता रहेगा। और ये प्रेशर ग्रेडियंट अगर नहीं मेंटेन होगा, अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर अब डिस्टर्ब होगा कुछ भी, तो इतना प्रॉपर तरीके से थोरेसिक कैविटी और सारी चीजें फंक्शनैलिटी नहीं चलती। क्लियर है? अब देख लो इसकी थ्योरी को समरी कर देते हैं फर्स्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ये एक्सप्लेन है, दोनों हम लोगों ने देख लिया टेबल और फिगर। The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. मार्क कर लेना बेटा, for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue, जो diffusion point है। Similarly, a gradient is present for CO2 in opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli. As the solubility of, अब ये बहुत important question है, ठीक है, ये important question है। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher, as the solubility of, आप एकदम ऐसा मत समझना कि ब्लड ऑक्सीजन को प्रिफर करता है, ब्लड भी हमारा CO2 को ही सॉल्युबल करता है। दैट्स वाई ऑक्सीजन जो है वो आपकी कहाँ है, हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन बाइंड किया है मतलब आरबीसी के अंदर है, तो ऑक्सीजन पैकेट के फॉर्म में जाती है एंड CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाती है। भी मैकेनिज्म है, पढ़ेंगे इसको, वहां पे भी लॉज आएंगे कि कैसे डिफ्यूजन होगा, कैसे बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अभी सिंपल समझना है, as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen. CO2 का आपने देखा वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, 45, 40 एंड देन 0.3। तो जब आपका ब्लड वहां से पास ऑन हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड होना है और उसी टाइम में CO2 को रिलीज होना है। तो अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज इस, जो आपने पहले देखा था रेट ऑफ डिफ्यूजन पे डिपेंडेंट है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कितनी है, किसकी ज्यादा अच्छी है, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। मतलब जैसे सपोज यहाँ से ब्लड जा रहा है तो इतनी दूरी ब्लड में आरबीसी के काउंट से ज्यादा तो प्लाज्मा प्रेजेंट होगा बेटा, और प्लाज्मा में CO2 प्रेजेंट है। तो जब ये एल्वेलाई से पास कर रहा है तो CO2 ज्यादा इधर डिफ्यूज हुई, क्योंकि डिफ्यूजन तो सिंपल डिफ्यूजन होना है, तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट ये डिफ्यूज कर गया एंड ऑक्सीजन से ज्यादा ही फास्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट अंडरलाइन कर लेना और समझ में आना चाहिए बिल्कुल। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference एक एरिया में, ठीक है, in partial pressure is much higher compared to that of oxygen. समझ में आया ये पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असर्शन एंड रीजन का भी पहले मेडिकल में क्वेश्चन आता है। जस्ट बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी, वो उस मीडियम में डिसॉल्व होके CO2 आ रहा है, दैट्स वाई ये रेट ऑफ डिफ्यूजन CO2 का हायर रहता है कंपेरेटिव टू एल्वेलाई से ऑक्सीजन जितना गया उस बीच में, एल्वेलाई से ऑक्सीजन जितना आया उससे ज्यादा ब्लड से CO2 एल्वेलाई में ट्रांसपोर्ट कर गया, ठीक है। इज इट क्लियर? ये ए रिएक्शन हो गया, ये बी रिएक्शन हो गया, तो बी इज मस्ट मच मच फास्टर देन द ए।
ओके, तो डिफ्यूजन रेट किसका हाई है? CO2 का। फिर क्या कह रहा है? द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर, ये बता दिया, वही चीज अभी थ्योरी में देख लेते बेटा फटाफट। 3 मेजर लेयर्स, नेमली द थिन, अब अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी मार्क करो, द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम। ये आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी पोर्शन था और वहां का भी एमसीक्यू है, यहाँ का भी एमसीक्यू है। epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries, वो blood capillaries जो alveoli को सप्लाई दे रही हैं, and the basement substance जो उन दोनों के बीच में है। तो छोटा सा इमेज बना हुआ भी है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। इसको लिखो alveoli membrane, इसको लिखो blood capillaries membrane, इसको डायरेक्ट तुम लिख लो एंडोथीलियल, यही पूछेगा एंडोथीलियम। एंड इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सब्सटेंस है जिसको बोल रहे हो बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। क्या आ गया है? एक मिनट बेटा मैं दोबारा देख। Namely the thin squamous epithelium, the endothelium of alveolar capillaries and the basement substance. Okay, इसको define कर दिया उसने ब्रैकेट में, composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelium। मतलब basement membrane कुछ अगर आप बोल रहे हो तो सब्सटेंस बोल रहे हो तो ये इसको भी सपोर्ट करेगा, इसके नीचे है क्योंकि, और इसके भी बीच में है, तो दोनों से रिलेटेड होगा वो, और ये तीनों मिलके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है? सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। तो क्या क्या आ गया आपका? बेसमेंट मेम्ब्रेन में स्क्वैमस एपिथेलियम आ गई, एंडोथेलियल आ गई एंड बेसमेंट सब्सटेंस आ गया। ये तीन के नेम याद रखना है, और ये तीन में जो बीच वाला है, मिडिल वाला है, वो किसके किसके बीच में है, ये आपको इस पैराग्राफ में लिखा है, इन बिटवीन देम, ठीक है। ये इमेज मैंने पहले बताया, ये इमेज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज में है, एमसीक्यू आता ही आता है यहाँ से। डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ एनवलस एंड एनवलस विद द पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। पल्मोनरी कैपिलरी मतलब ब्लड कैपिलरी जो एल्वेलाई को सप्लाई दे रही है, पल्मोनरी लंग्स पोर्शन को दे रही है सप्लाई। क्या क्या इंक्लूड है फिर से सुन लो, जस्ट आई एम गोइंग टू मार्क। फर्स्ट, जब डिफ्यूजन आप ऑक्सीजन का देख रहे हो तो सबसे पहला जो लेयर आएगा वो एपिथेलियम लेयर आएगा एल्वेलाई का, क्लियर। वन सेल थिक स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में एग्जांपल लिखे हुए हो तुम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, रीचेक करने में आएगा। दूसरा सेकंड है, अगर डिफ्यूजन लेयर से ही चलें तो सेकंड आ जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड आ जाएगी जो आपकी ब्लड कैपिलरीज जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रेवल करना है, वो आ जाएगा आपका, उसकी मेम्ब्रेन आ जाएगी एंडोथेलियम। दिस इज अगेन स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। सिंगल लेयर एक सेल की थिकनेस की ही होती है और बीच में ये, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ताकि इनके बीच में डिफ्यूजन प्रॉपर हो सके, क्लियर है। आरबीसी दिख रहा है उसमें, ब्लड कैपिलरीज में लेबल कर दिया है आरबीसी, बेसमेंट सब्सटेंस, एंडोथेलियल, एल्वेलर कैविटी एंड स्क्वेमस, और एयर का इन होना बताया गया। और ये वाला एरो क्या बता रहा है? ब्लड इधर सप्लाई चल रही है, ब्लड आगे बढ़ गया, ऑक्सीजनेटेड होता गया और आगे बढ़ गया, और CO2 यहीं से डिफ्यूज होके एल्वेलाई की तरफ चली जाएगी। हाँ बेटा बस एंड कर रहे हैं, ठीक है। However, its total thickness is much less than a millimeter, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीन लेयर आपने इसमें बात कर ली और इनको टुगेदर वी कॉल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और इन तीन के मिलने से भी इसकी थिकनेस आप स्केल देख लेना, सिर्फ और सिर्फ 1 mm थिकनेस ही हुई, इसलिए फास्ट गैसेस डिफ्यूजन हो सकता है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन था ना पॉइंट, वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन को मेंटेन करेगा, वही चीज है। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue, वही फैक्टर थिकनेस वगैरह, and that of CO2 from tissue to alveoli। चलो यहाँ पे कर रहे हैं
स्टॉप आज को लाइक से। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दी है, ये ट्रांसपोर्टेशन और उससे पहले सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो दिए हैं डिजीज से रिलेटेड, मीडियास्टिनम से रिलेटेड, इन सबको भी अच्छे से रिवाइज करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करो। और ये पोर्शन आप ट्रांसपोर्टेशन वाला जस्ट एनसीईआरटी है, एक बार एनसीईआरटी को पढ़ डालो। ठीक है बच्चा, फिर भी कोई क्वेरी रहेगा तो कल सुनेंगे क्वेरी, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, अदरवाइज क्वेरी कर लो। अच्छा मनवा है क्या? मनवा बेटा कल तुमने कुछ क्वेरी की थी, चलो उसको भी मैं कल ही ले लेती हूँ ना, कैपेसिटी और वॉल्यूम से रिलेटेड था, उसको एक साथ ही कल ले लेंगे। सॉरी आज थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से, कल ले लेंगे एक साथ, है ना, आज ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। बाय बेटा, बाय बाय बाय।